वो उधर से मुझे बंदे मारने आ रहे हैं, मेरे पास क्या है, कोई डंडा है, तो मैं इस तरफ मार रहा हूँ, मैं डंडा इस तरफ मार रहा हूँ, बंदे उधर हैं, तो क्या इफेक्टिव कोलिजन होगी? नहीं होगी, है ना, यही बात। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? चलो आज स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर, आई थिंक ये 4 है, ठीक है। तो आई होप आपने पहले वाली वीडियोस जो हैं वो देखी होंगी, आपको समझ में आया होगा। तो वो वीडियोस हैं जो वही तो बेस है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ये वाले टॉपिक्स। एक टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, ठीक है, और एक उसके बाद हम देखेंगे छोटा सा टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी, फिर देखने वाले हैं हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसमें 3 ये कवर करेंगे, तो आप देख लो, अगर इतना कुछ कवर करेंगे तो फिर वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो आपको पेशेंस रख कर देखनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी, ये जो कोलिजन थ्योरी है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, फिर आस्ता आस्ता चलते हैं आगे, ठीक। तो ये जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स सेकंड चैप्टर है, इसके बाद हम कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे बायोमॉलिक्यूल वगैरह, थोड़ा सिंपल सा, तो ये थोड़ा आप करो, ठीक है। तो चलो इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, आप 2 सेकेंड सिर्फ वेट करो। लिख लिया मैंने, इतना बड़ा बोर्ड भर दिया। अब आप देखो कि ये जो लिखा है इसको समझते हैं कैसे, कोलिजन थ्योरी क्या होती है। आप देखो ये जो कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं या जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक का मतलब क्या होता है, आपको बताया था, ऐसी एक ब्रांच होती है जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन या फिर जिसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं उसके बारे में बताती है। तो हम यहाँ कोलिजन थ्योरी में भी ऐसा ही कुछ देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है, कैसे रिएक्शन का रेट होता है। तो ये एक थ्योरी थी, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि ये जो कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट है और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या जो भी है इसके आगे, वो आप टेक्स्ट बुक से नहीं देखना, ठीक है। वहाँ से आपको समझ नहीं आने वाला वो वाला, क्योंकि मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कुछ उल्टा सीधा किया हुआ है, ठीक। मैं पहले कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊँगा आपको, तो वहाँ पहले कुछ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वगैरह दिया है, ठीक। तो आप मेरे पे भरोसा रखो, जो मैं करा रहा हूँ आपको, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो आप टेंशन फ्री होके इसको लिख लो, या आप इसको पहले लिख लो या फिर पहले समझ लेते हैं फिर आप लिख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर अपना पेन निकाल लो, दिमाग भी यहाँ कंसंट्रेट कर लो, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखो पहला यहाँ लिखा है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, मतलब रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड, उसके लिए कोलिजन थ्योरी है। अब देखो कोलिजन का मतलब होता है, कोलिजन निकला है कोलाइड से। देखो ये जो कोलिजन वर्ड है ये निकला है कोलाइड से। कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड का मतलब होता है कि सपोज मैं ये मार्कर हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, आके ये टकरा गया, ठीक है, या ये वाला मार्कर आके इसके साथ टकरा गया, या मैं यहाँ बोर्ड के साथ टकरा गया, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, ठीक है। तो वही है, कोलिजन निकला है कोलाइड से। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट ये क्या कहती है, यहाँ देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं ना, जैसे थ्योरी के पोस्टुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट से यहाँ मैंने बहुत सिंपल करके आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। तो आप देखो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक। तो आप देखो यहाँ पहला पॉइंट देखो, द रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या क्या होते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लिखा है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं? कोलाइड विद वन अनदर। मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन में, सपोज मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख देता हूँ, ए प्लस बी, सपोज ये एक रिएक्टेंट जुड़ के बना रहे हैं AB, ऐसे 2AB बना रहे हैं, ठीक। ये कोई रिएक्शन है, ऐसे ही बस समझने के लिए। तो यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो रिएक्टेंट में एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो वही लिखा है कि रिएक्टेंट, एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कोलाइड विद वन अनदर। देखो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी बोलती है कि रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? कोलाइड विद वन अनदर। सपोज अगर ये रिएक्टेंट है तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? टकराते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट, वहाँ लिखा है टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज करने के लिए। केमिकल चेंज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक। मतलब केमिकल रिएक्शन करने के लिए, मतलब इन दोनों को इसमें चेंज होने के लिए रिएक्टेंट क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। ये पहला पॉइंट है कोलिजन थ्योरी का, ठीक। अब आप देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है? ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब जब कोलिजन्स होती हैं, मतलब जब रिएक्टेंट टकराते हैं उस टाइम क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड।
ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं, पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं। देखो सपोज ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो इनमें पुरानी बॉन्ड्स हैं कौन सी? पुरानी बॉन्ड्स ऐसी हैं, इनमें देखो ए के बीच में बॉन्ड है, बी के बीच में बॉन्ड है, तो ये पुरानी बॉन्ड्स हैं। तो जब ये टकराएंगे तो ये पुरानी बॉन्ड ब्रेक हो जाती है। तो आगे देखो ए बी बना हुआ है ना, यहाँ ए बी, तो ए बी के बीच में तो यहाँ बॉन्ड है ही नहीं। तो इसका मतलब कोलिजन के दौरान क्या होता है, पुरानी बॉन्ड्स ये वाली ब्रेक हो जाती है और न्यू बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी और ए बी बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी। वही यहाँ लिखा है कि कोलिजन के दौरान क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, मतलब पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। ठीक, अब देखो तीसरा पॉइंट। ठीक है, करें तीसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, इन द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये आपको याद रखना है, ये बोर्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो कोलिजन भी बोलते हैं कुछ, मैं कोलिजन बोलता हूँ। ठीक है, आप चाहे कोलिजन बोलो चाहे कोलिजन बोलो। ठीक, आप देखो यहाँ क्या लिखा है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन होते हैं, देखो सपोज ये यूनिट वॉल्यूम है। देखो मैं आपको बताऊं, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं, मतलब लैब के अंदर रिएक्शन कैसे होती है, ऐसे बीकर्स के बीच में या फिर टेस्ट ट्यूब के बीच में चीज़ें डाली होती हैं, है ना। सपोज इसमें कोई चीज़ थी ए, इसमें कोई चीज़ थी बी, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ऐसे पाउडर दिखता है वहाँ, है ना, मिक्स करते हैं, किसी तीसरी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में कुछ बनता है, रिएक्शंस ऐसे होती है। ठीक, ऐसा नहीं होता लैब में कि वहाँ ए या बी ऐसा कुछ है। आप लैब में गए होंगे कभी, आपको पता होगा जितने भी केमिकल्स होते हैं सारे पाउडर दिखते हैं, कोई वाइट होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई येलो होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस कैसे होती हैं, रिएक्शंस होती हैं या तो बीकर में या टेस्ट ट्यूब में। तो आप देखो लिखा है नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि एक पार्टिकुलर स्पेस के अंदर, सपोज यहाँ इसके अंदर एक सेकेंड में जितनी कोलिजन्स होती हैं, मतलब एक प्रॉपर एक फिक्स्ड वॉल्यूम के, वॉल्यूम होता है पता ना आपको, वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी कोई जगह घेरता है उसको बोलते हैं। तो सपोज इतनी जगह घेरी है, इतनी वॉल्यूम है, तो इसके अंदर एक सेकंड में जितने कोलिजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद रखना। आपको पता ना फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर जितना कुछ हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ बोल रहा है कि एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ये आपको याद रखना है। क्या होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बोलो जरा, बोलोगे नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकंड, दैट टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मतलब पर सेकंड में, एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। मतलब जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। मतलब देखो कोई भी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो उसके अंदर रिएक्टेंट के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे। सपोज अगर हम यहाँ ए बी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पाउडर लेंगे लैब में से, वो जो पाउडर फॉर्म में होता है ना केमिकल, वो लेते हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। देखो ना, अगर इतना सा भी पाउडर आप ले लोगे तो उसमें भी कितने मोल्स होंगे, मतलब बहुत सारे मोल, 3-4 मोल होंगे सपोज। तो आप देखो एक मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर 4 मोल लिए तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। ये आप मानोगे, जब रिएक्टेंट हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। तो अगर बहुत सारे रिएक्टेंट के पार्टिकल बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो या एटम बोल दो, ठीक है, या आयंस, यही होंगे वहाँ, क्योंकि एटम साइंस या मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर बहुत सारे होंगे तो वो आप देखो वो आपस में टकराएंगे, तो है ना, टकराएंगे तो जितने ज़्यादा टकराएंगे उतनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितने टकरा रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड में कितने टकरा रहे हैं। अगर ज़्यादा, जहाँ सपोज यहाँ आपने रिएक्टेंट लिया तो उसमें तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे तो वो टकराएंगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा हाई होती है। देखो यहाँ लिखा है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई। मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी रिएक्शन मिक्सचर में, मतलब जब हम दो चीज़ों को मिक्स करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। आगे बोला है एग्जाम्पल, जैसे गैसियस रिएक्शंस में कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, 10⁻25 से 10⁻26। मतलब इतने कोलिजन्स हो सकते हैं, 10⁻25 से 10⁻26 कोलिजन, इतने कोलिजन हो सकते हैं, मतलब इतनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो सकती है। देखो अभी तक क्या समझ में आया आपको,
यही आया ना कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड के दौरान ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, न्यू बॉन्ड्स बनती हैं, और कोलिजन के दौरान जब वो 1 सेकंड में जितनी कोलिजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है रिएक्शंस में, गैसियस रिएक्शंस में 10⁻25 10⁻26 हो सकती है। अब देखो, ठीक, अब देखो ये पॉइंट है ना, जो इस पॉइंट को अगर आप सही से समझो तो ये पहला पॉइंट यही बोलता है ना कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए। तो इस कोलिजन थ्योरी का मेन मकसद क्या है, क्या बोलती है कि रिएक्शन कैसे होती है, ये यही बोलती है कि रिएक्शन तब होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, टकराते, तो तब रिएक्शन होती है। यही है इसका, है ना, यही है ना, पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, मतलब रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराने चाहिए, ठीक। अब आप इस पॉइंट को देखो, इफ ऑल द कोलिजन्स वर इफेक्टिव, है ना, द रिएक्शन वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन नो टाइम। लिखा हुआ है कि अगर सारे के सारे कोलिजन जो वहाँ हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन के बीच में अगर सारे के सारे कोलिजन जो हो रहे हैं, अगर वो सारे के सारे इफेक्टिव हो जाएं, इफेक्टिव का मतलब है कि उनसे रिएक्शन हो जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, द रिएक्शन वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन नो टाइम, फिर तो रिएक्शन बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन मिक्सचर जो हम मिक्स करते हैं उसमें बहुत सारे कोलिजन होते हैं। तो देखो, अगर सारे के सारे कोलिजन जो होते हैं वो क्या हो जाए, इफेक्टिव हो, मतलब उनका इफेक्ट पड़ जाए, उनसे रिएक्शन हो जाए, तो रिएक्शन बहुत कम टाइम में हो सकती है। लेकिन होता क्या है, देखो यहाँ आप देखो, बट एक्चुअली ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, सारे के सारे जो कोलिजन्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। इफेक्टिव मतलब कोलिजन तो होते रहते हैं लेकिन उन कोलिजन से रिएक्शन नहीं होती। कुछ ऐसे कोलिजन होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन होती है, सारे के सारे कोलिजन से रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। तो वही लिखा है कि बट एक्चुअली ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, सारे कोलिजन जो होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। कहाँ, रिएक्शन मिक्सचर में, मतलब जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसको इसमें मिक्स कर रहे हैं, उस मिक्सचर में सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, ठीक। आगे लिखा इन ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कराने के लिए सारे के सारे कोलिजन जो होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। अगर सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव हो जाएं तो रिएक्शन बहुत कम टाइम में हो जाती है। अब देखो लास्ट पॉइंट, द कोलिजन्स विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। देखो आपको बताया ना कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं जिनसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ बोला है कि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, कुछ कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि इफेक्टिव कोलिजन होते कौन से, द कोलिजन्स विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, ऐसे कोलिजन जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है, उन्हीं कोलिजन्स को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक। देखो अभी यहाँ ये खत्म नहीं हुई है, इसके आगे हम और देखते हैं, इसको साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि रिएक्शन जब होती है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैसे होती है। ये बोलती है थ्योरी के रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। कोलाइड करके रिएक्शन होती है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब बहुत सारे कोलिजन वहाँ होते हैं। लेकिन ये बोल रही है कि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, कुछ कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, ऐसे कोलिजन जिनकी वजह से रिएक्शन हो जाए, मतलब ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाएं इसमें, तो वो कोलिजन कौन से होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। तो अब देखो इसको साफ करते हैं, आगे देखते हैं। अब आप देखो इफेक्टिव कोलिजन, हमें पता चल गया कि इफेक्टिव कोलिजन जो है वो कौन से होते हैं, जिनकी वजह से रिएक्शन होती है ना, तो वो होते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अब देखो यहाँ आप एक पॉइंट लिखो अभी, द इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। कौन से इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, आप लिखो द इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स are those which fulfill the following conditions, the following conditions, ठीक। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स वो होते हैं जिनमें ये दो कंडीशंस होती है। देखो अभी हमने यही सीखा ना कि रिएक्शन किसकी वजह से होती है, रिएक्शन होती है इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से। अब देखो इफेक्टिव कोलिजन कैसे होंगे, वो कोलिजन कैसे होंगे जिनकी वजह से रिएक्शन होगी। तो आप देखो इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब ये कुछ कंडीशंस है जिनको फुलफिल अगर कोलिजन कोई करता है तो वो इफेक्टिव कोलिजन होगा, उसी कोलिजन की वजह से रिएक्शन होगी। तो पहली कंडीशन होती है एनर्जी कंडीशन, फर्स्ट एनर्जी कंडीशन, एनर्जी कंडीशन, ठीक। पहली कंडीशन कौन सी होती है, एनर्जी कंडीशन।
देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो मैं लिख दूँ यहाँ, आपके सामने ही लिखता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लो, साथ साथ लिखो, आप भी लिखो, द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी। पहली कंडीशन एनर्जी कंडीशन, तो यहाँ लिखो द रिएक्टिंग स्पीशीज must have sufficient energy, ठीक है। reacting species must have sufficient energy to break the bonds, आगे that is करके लिखो, to make the collisions effective, ठीक, ये आप लिखो। अच्छा, एक पॉइंट और लिखो, आप इसी में एनर्जी कंडीशन में लिखो, the minimum amount of energy एक काम करता हूं, मैं पहले लिख लेता हूं पूरा, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ये मैंने लिख लिया एक बार, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप लिखना इसको, ठीक है। आप देखो हमने क्या देखा अभी कि ऐसे कोलिजन जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है उनको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन कैसे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ लिखा है, देखो, द इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब इफेक्टिव कोलिजन्स ऐसे होते हैं जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर वो कंडीशन कोई कोलिजन फॉलो करता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे कि वो कोलिजन कैसा इफेक्टिव कोलिजन है, ठीक है। आप देखो पहली कंडीशन है एनर्जी कंडीशन, आप टेंशन मत लो, मैं इसको आपको 1 मिनट में समराइज कराऊंगा, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक। पहली कंडीशन है एनर्जी कंडीशन। आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ लिखा है द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है ना। आगे लिखा है दैट इज टू मेक द कोलिजन्स इफेक्टिव। देखो आपको मैं ऐसे समझाऊं, अगर सपोज देखो यहाँ समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ आपके पास एक रिएक्टेंट ए है, ठीक है, प्लस एक आपने किया बी, ठीक। तो इसके बीच में भी कोई चीज़ थी, इसके बीच में भी कोई था जिसको आपको क्या करना था, मिक्स करके बनाना था कुछ, मतलब प्रोडक्ट बनाना था, ठीक है। अब आप देखो, अब क्या करोगे, लैब के अंदर आप इन दोनों को सपोज क्या कर रहे हो, इनको मिक्स कर रहे हो, एक बीकर में डाल रहे हो, ठीक है। इस बीकर में आपने डाला, दोनों मिक्स कर दिए, इसमें ए भी डाल दिया, मतलब इन दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दिया, ये भी इसमें डाल दिया, साथ में ये भी डाल दिया। अब आप बताओ, ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स थे, ठीक, तो दोनों रिएक्टेंट थे, तो क्या ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। होने के बाद क्या होगा, थ्योरी क्या बोलती है, ये कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि जब मिक्स होंगे तो रिएक्शन मिक्सचर, इसको बोलेंगे रिएक्शन मिक्सचर। ये मिक्स हो गया ना, तो रिएक्शन मिक्सचर बोल दिया इसको, है ना। तो इसके अंदर क्या होंगी, आपको पता है, कोलिजन्स होंगी, ठीक है। देखो इसके पार्टिकल भी आ गए, इसके पार्टिकल भी आ गए, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। अब देखो सारे के सारे कोलिजन जो होंगे यहाँ, वो क्या होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, कुछ कोलिजन इफेक्टिव होंगे। अब कौन से कोलिजन इफेक्टिव होंगे, जिनमें ये दो कंडीशंस हैं, एक है एनर्जी कंडीशन, एक है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये दो कंडीशन जो फुलफिल करेंगे वो कौन से होंगे, इफेक्टिव कोलिजन। आप देखो जो ये पहला पॉइंट मैंने लिखा है ना एनर्जी कंडीशन वाला, इसमें बोला है रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। मतलब पहला है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, मतलब ये जो हमारे कोलिजन कर रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये क्या करें, बॉन्ड्स को ब्रेक करें। कौन सी बॉन्ड्स, देखो ना इनके बीच में, सपोज ये ए है तो इसके में ए टाइप बॉन्ड होंगी, इसमें बी टाइप बॉन्ड होंगी। मतलब पहला पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ जब हमने मिक्स किया तो रिएक्टिंग स्पीशीज में कुछ ना कुछ पहले उनके पास कुछ ना कुछ ताकत होनी चाहिए ताकि वो क्या करें, उनके बीच में जो ये बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक करें, ठीक। आप देखो क्या लिखा है, रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। मतलब जो रिएक्टिंग स्पीशीज है हमारे, जब वो कोलिजन करेंगे तो कोलिजन करने के बाद देखो ना, हर एक कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। देखो सपोज अगर मैं मारूं, मैं अपने हाथ से यहाँ मार रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं
कभी कभी देखो ऐसा भी हो सकता है मेरे हाथ में कभी एनर्जी नहीं होगी, कभी एनर्जी कम होगी, मैंने खाना नहीं खाया तो मैं मारूंगा, मुझे नहीं लगेगी। अगर नहीं लगेगी इसका मतलब वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई। इसको आप यहाँ अप्लाई करो, मतलब अगर नहीं लगी इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई। तो अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई, देखो लगने को तो हम कोलिजन बोलेंगे, लेकिन अगर लगी मैं मार रहा हूँ मुझे लगी ही नहीं, तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई। तो अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई तो आप बताओ क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, न्यू बॉन्ड्स बनती हैं। अब देखो कभी मैंने खाना खाया है, मेरे हाथ में बहुत एनर्जी है, मैं जोर से मार रहा हूँ, तो अब देखो कोलिजन तो अब भी हुआ, लेकिन अब मुझे लगी। क्यों लगी? क्योंकि मेरे हाथ में क्या थी, ताकत थी, एनर्जी थी। तो अब देखो मैं बोल सकता हूँ मेरे हाथ में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, कुछ ना कुछ एनर्जी थी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मारा तो मुझे लग गई। मतलब इसको आप अगर यहाँ कंपेयर करो कि जब इन मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये जब टकराएं तो पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं। तो आप देखो जब टकराया पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक हो गई तो हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन हो गया कि नहीं। देखो ना, अगर मैं ऐसे मार रहा हूँ मुझे लग नहीं रही तो मतलब वो तो इफेक्ट ही नहीं पड़ा उसका। अगर मैं जोर से मार रहा हूँ तो क्या हो गया, कोलिजन तो हुआ लेकिन इफेक्टिव कोलिजन हुआ, मतलब इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब हम बोलेंगे ना इफेक्ट पड़ा। क्यों इफेक्ट पड़ा? क्योंकि मेरे हाथ में क्या थी, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी थी पहले, तब जाके जब इसने मारा, मतलब जब सफिशिएंट एनर्जी थी उस टाइम जब मारा तो उस टाइम क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन हुई। आपको समझ में आया? वही यहाँ लिखा है कि रिएक्टिंग स्पीशीज में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए पहले से, ताकि जब वो कोलिजन करे तो वो कोलिजन कैसी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, है ना। इफेक्टिव कोलिजन जब होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो टकराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी। अभी हमने यहाँ लिखा था ना, मतलब सपोज ए और बी के बीच में, कुछ मॉलिक्यूल के बीच में सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि जब वो टकराएगा तो ए और बी बॉन्ड ब्रेक होगी तो ए बी बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप देखो यहाँ लिखा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, है ना, टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब वो कम से कम एनर्जी जो होनी चाहिए किसके पास, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उनके पास जो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर वो कोलाइड करेंगे तो केमिकल चेंज होगी। मतलब केमिकल चेंज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन होगी। उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, तो आप बोलो अगर कोई कोलिजन ऐसा है, मतलब अगर सपोज दो पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, दोनों के पास जो एनर्जी है वो कैसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी उनके पास है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है कम से कम इतनी एनर्जी है कि अगर ये टकराएंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इफेक्टिव कोलिजन होगा, है ना। तो ये जब टकराएंगे तो उस टाइम केमिकल रिएक्शन होगी। कौन से, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो जब टकराएंगे, है ना, तो तब क्या होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगी। ठीक, तो वही लिखा है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, मतलब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास कम से कम जो एनर्जी होनी चाहिए टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज होने के लिए, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अब देखो एक आगे पॉइंट देखो, हेंस द मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन, एक मिनट रुकना आप, देखो पता है क्या, यहाँ देखो, हेंस द मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन EJ कैन ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज। ये पॉइंट आप पढ़ो, देखो, हेंस द मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन EJ के क्या है, ये EJ का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी और कुछ नहीं है। ठीक, EJ नहीं है, सॉरी, ये ET है, ये ET लिखा है, ET। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी को ET से रिप्रेजेंट किया है, ये EJ नहीं है, ET है। आप देखो यहाँ लिखा है हेंस द मॉलिक्यूल्स, मतलब वो मॉलिक्यूल विच हैव एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी कैन ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज, मतलब वो मॉलिक्यूल सिर्फ केमिकल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास कितनी एनर्जी है, कम से कम एनर्जी है या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है, वो अगर टकराएंगे तो उस टाइम क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक, आप देखो सपोज अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ 100 कोलिजन्स टोटल, 1000 कोलिजन्स टोटल होंगे, मतलब ये जब ये और ये मिक्स किया तो 1000 कोलिजन टोटल होंगे। अब देखो टोटल कोलिजन में कुछ ऐसे बेचारे मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास तो एनर्जी नहीं होगी, वो चाहे जितना मर्जी टकराते रहे, चाहे ऐसे करते रहे चाहे ऐसे करते रहे, है ना, उनसे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, उनसे रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, देखो अगर 1000 के 1000 पूरे ही कोलाइड कर गए तो फिर तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक, क्योंकि देखो ना, ये जो 1000 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं ये इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको बोला था ना, जितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं वो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। लेकिन
कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन देखो ना, सबके पास एनर्जी नहीं हो सकती, हो सकता है किसी के पास एनर्जी कम हो, वो चाहे कोलाइड करता रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1000 से अगर सपोज 20 मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो अगर टकराएंगे, इनकी कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी है कि वो टकराएंगे तो क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो अब देखो वो जो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी जो उनके पास होनी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी है, तो वो जब टकराएगा तो तब कैसी कोलिजन होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगी। ठीक है, आई समझ आपको। तो पहला आपको समझ आया होगा कि इफेक्टिव कोलिजन कैसी होती है, कौन सी कंडीशन को, अगर कोलिजन किस कंडीशन को फॉलो कर रही है, अगर एनर्जी कंडीशन को कोलिजन फॉलो कर रही है तो फिर वो कौन सी होगी, इफेक्टिव कोलिजन। कौन सी एनर्जी कंडीशन में क्या बोलोगे कि ऐसा कोलिजन इफेक्टिव होगा जिसके पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। मतलब वो मॉलिक्यूल जब टकराएंगे, कौन से मॉलिक्यूल, मतलब कोई वो वाले मॉलिक्यूल जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जब वो टकराएंगे तब कोलिजन इफेक्टिव होगा। ठीक, एक ये पॉइंट था। अब देखो दूसरा पॉइंट, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप देखो एक बार इसको लिखोगे, पढ़ोगे, तो फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे बोल सकते हो, मैं वहाँ आपको समझा दूंगा। ठीक, अब देखो दूसरा पॉइंट है प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक तो चीज़ है कि मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं, जो कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड क्यों कर रहे हैं, रिएक्शन होने के लिए। क्यों, क्योंकि कोलिजन थ्योरी तो यही बोलती है कि मॉलिक्यूल टकराते हैं तो रिएक्शन होती है ना। तो टकराएंगे वो जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, अगर वो टकराएंगे तो रिएक्शन होगी, अगर बाकी टकराते रहे तो रिएक्शन नहीं होगी। ये अब पॉइंट हम खत्म करते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है सपोज मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्शन है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये मेरी डायरेक्शन है। ठीक, ये होती है डायरेक्शन, मतलब किस तरफ हो रहा है, किस तरफ कोई जा रहा है। अब देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में क्या करने चाहिए, टकराने चाहिए। मॉलिक्यूल टकराएंगे तो कब रिएक्शन होगी, जब वो प्रॉपर डायरेक्शन में टकराएंगे तब। सपोज देखो यहाँ पहले लिखो, देखो क्या लिखा है, देखो द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करने चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करने चाहिए, सो दैट द ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ताकि पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं और न्यू बॉन्ड्स बने। ठीक, सपोज देखो आपको मैं एक मूवी याद दिलाता हूँ, आपने एक मूवी देखी है, उसका नाम है सिंग इज किंग। ठीक है, उसमें देखो एक बंदा होता है, उसको जब अगर यहाँ से गुंडे आ जाते हैं ना, यहाँ से उसको मारते हैं, तो वो गन निकाल के इधर लगा देता है। तो अब देखो उधर से गुंडे आ रहे हैं तो वो गन इधर लगा देता है, तो इधर से क्या इधर मारेगा तो उधर मार जाएंगे, नहीं है ना। तो हम बोलेंगे ना प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। सपोज आप मान लो कि अगर वो उन गुंडों को मारेगा तो उसको बोल दो क्या, वो एक कोलिजन है। ठीक है, कोलिजन है। अब देखो अगर वो बंदूक जो गन है वो इस ऐसे रख के मारेगा तो उनको लगेगी, तो बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन हो गई। अगर मैं बोलूँ कि सपोज उधर से मुझे बंदे मारने आ रहे हैं, मेरे पास क्या है, कोई डंडा है, तो मैं इस तरफ मार रहा हूँ, मैं डंडा इस तरफ मार रहा हूँ, बंदे उधर है, तो क्या इफेक्टिव कोलिजन होगी, नहीं होगी, है ना। यही बात है ना। अब आप देखो यही लिखा है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल वो कैसे कोलाइड करने चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में, है ना। सपोज अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, ठीक, इनको क्या करना है, ए बी। सपोज इसको क्या करना है, अगर ये यहाँ इस जगह टकराएगा, ये इस जगह टकराएगा तो रिएक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन ये है, इस जगह टकराएगा तो रिएक्शन हो रही है। अगर ये कहीं इधर टकरा रहा है जाके या फिर कहीं इधर टकरा रहा है तो रिएक्शन होगी, नहीं होगी। मतलब एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, कोलिजन जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। वही इस पॉइंट में एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक, क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब जो रिएक्ट करने वाला मॉलिक्यूल है ना, जो रिएक्टिंग रिएक्टेंट है, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करना चाहिए, सो दैट ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, ताकि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं और न्यू बॉन्ड्स बन जाएं और रिएक्शन हो जाए। देखो इसकी एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक के ऊपर दी हुई है, ठीक है, उसमें कुछ आप चेक करना। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, देखो आपके लिए एग्जांपल क्या है कि ऐसी कुछ एग्जांपल दी है, ये वाली ऐसा लिखा है, सी के साथ एच 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 ऐसे 3 लिखे हुए, ठीक है, और इधर बी आर लिखा है और यहाँ सामने लिखा है ओ एच माइनस, ठीक है ना। तो आपको पता है ये बी आर के ऊपर माइनस चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ होता है डेल्टा प्लस, ठीक है। तो आप देखो अगर ये ओ एच माइनस है ना,
OH माइनस अगर आके यहाँ टकराएगा तो रिएक्शन होगी, ये आपको पता है ना। OH माइनस अगर प्लस की तरफ टकराएगा इधर तो क्या होगी, रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूँ, देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ इसकी डायरेक्शन है, OH अगर ऐसे टकराएगा तो रिएक्शन होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये OH कहीं इधर जा रहा है तो रिएक्शन होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉपर डायरेक्शन भी जरूरी है किसके लिए, रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। तो अब देखो दो कंडीशंस हमने देखी, कौन कौन सी, कि एक तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, जो कोलाइडिंग एटम है या कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, जो कोलाइडिंग रिएक्टेंट है, उनके पास एनर्जी होनी चाहिए कितनी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो कोलाइड करें तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाए। उस कम से कम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, उतनी होनी चाहिए। दूसरा, वो कैसे कोलाइड करना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये पॉइंट आप पढ़ो तो यहाँ लिखा है मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब अगर ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी है कितनी है, इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है या उतनी है, लेकिन नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। यहाँ लिखा कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं करा सकते। वही बात है ना, वही बात है मैंने आपको बताई थी सिंक किंग वाली, कि अगर गुंडे उधर से आ रहे हैं, मेरे पास ताकत तो बहुत है, मेरे पास ताकत तो बहुत है, मैं अगर ऐसे करूं गुंडे उड़ जाएं, लेकिन वो उधर से आ रहे हैं, मैं इधर ताकत लगा रहा हूं, तो उनको कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई समझ आपको। तो वही चीज़ है कि अगर मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है या उससे ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में वो कोलाइड नहीं कर रहे, तो कोलिजन मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये पॉइंट इसमें बोल रहा है। अब देखो यही थी हमारी कोलिजन थ्योरी, इतनी ही थी। अब देखो इसको पूरे को फाइनल करके एक मैथमेटिकल थोड़ा छोटा सा फार्मूला देते हैं, तो बस कोलिजन थ्योरी खत्म, ठीक है। इसको साफ करता हूं मैं। आई होप आपको आज मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। आस्ता आस्ता मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप भी पढ़ते जाओ, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। आप देखो, लिखो हेंस फ्रॉम द कोलिजन थ्योरी, लिखो हेंस फ्रॉम द कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी से इट इज कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम कोलिजन थ्योरी से, बताओ क्या कंक्लूजन निकलेगा। आप बोलोगे किसके बारे में इसने बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बताओ ये बात सही है कि नहीं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी स्पीड होगी रिएक्शन की। देखो ना, जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो ये बोल रहा था कि इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, Z, ठीक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी क्या होगी, रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतनी स्पीड रिएक्शन की ज़्यादा होगी। अब देखो हमने देखा था सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, है ना, तो सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन पे करेगा। तो आप लिखोगे यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ आएगा F इंटू Z, ठीक है। और ये यहाँ F एक कांस्टेंट तौर पे है, और F क्या होता है, यहाँ लिख लो, F इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन विच आर इफेक्टिव। F क्या है यहाँ, F इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन्स विच आर इफेक्टिव, ठीक। अब देखो आपको समझ आया ना, यही तो हमने पढ़ा था कि रेट जो है, रिएक्शन जो है किस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव कोलिजन पे। इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होता है, जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो और जिसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, उस पे डिपेंड करती है। तो वही यहाँ लिखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, देखो ना, अगर जितने जितने फ्रैक्शन, देखो F क्या है, F फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कोलिजन विच आर इफेक्टिव, मतलब टोटल कोलिजन में से वो कोलिजन जो इफेक्टिव है। तो जितने इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, उतना रेट ज़्यादा होगा। तो वही यहाँ है ना, देखो रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, F इंटू Z पे। और F क्या चीज़ है, ये जितना F ज़्यादा होगा, मतलब जितने वो मॉलिक्यूल F उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी जो इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव कोलिजन जितने ज़्यादा होंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी,
वो उतनी रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो Z पे तो डिपेंड करेगा ही ना, कोलिजन पे तो डिपेंड करता ही है, वो ये कोलिजन थ्योरी बोलती है। और साथ में F पे डिपेंड करता है, F मतलब वो कोलिजन जो क्या होते हैं इफेक्टिव। अब देखो बुक के ऊपर आपको F की एक वैल्यू दी जाती है e⁻⁻ करके। तो आपको बुक के ऊपर अगर आप देखोगे ना, है ना, तो यहाँ बोलते हैं कि ये F फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन को ऐसे भी दिया जाता है, क्योंकि देखो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ F को यहाँ EA/RT करके पुट आप ऐसा भी लिख सकते हो, F =e⁻⁻ अब देखो ये आता है हमारा, ये चीज़ जो है ये अरहनियस इक्वेशन से आती है ना, वो अब मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर आप सिर्फ F तक की रखोगे तो तब भी ठीक है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कोलिजन जो क्या इफेक्टिव है। अगर आप बुक से देख के F की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर। देखो यहाँ तक ये क्या क्या हमने इसमें ऐड कर दिया, हमने वो कोलिजन ऐड कर दिए जो क्या है इफेक्टिव है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, जिनके पास एनर्जी होती है और जो प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है। तो हम इसमें एक और फैक्टर भी लगा सकते हैं, तो आप यहाँ लिखो हम ओरिएंटेशन वाला फैक्टर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप लिखो, ये लास्ट लाइन है इस कोलिजन थ्योरी की, टू अकाउंट, ठीक है, टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन फैक्टर, फॉर द ओरिएंटेशन, टू अकाउंट फॉर द ओरिएंटेशन, आप ऐसे लिखो, रुको एक मिनट, टू अकाउंट फॉर, यहां लिख लो टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन्स, another factor called orientation factor, या इसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर, और इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, इज आल्सो कंसिडर्ड, ठीक। तो ये भी कंसिडर करते हैं कभी कभी। तो इस फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। तो अगर हम इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वेशन कैसी आ जाएगी, रेट किसके बराबर आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू P इंटू F इंटू Z, ये आ जाएगा रेट। अब देखो P इंटू F इंटू Z ये आ गया। किसी बुक के ऊपर ये जो Z है ना, Z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z को ZAB से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है किसी बुक पे, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अगर आप F की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और ये वैल्यू है एक्टिवेशन, आपको भी पता नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, नेक्स्ट में अभी पढ़ाऊंगा आपको, उसके ऊपर भी रेट डिपेंड करता है। तो ये ऐसी भी बन सकती है, आप यहाँ तक करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मार्क्स पूरे आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो तो सीधा आप अभी रट के याद रख लो, रेट इज इक्वल टू P इंटू F की वैल्यू कितनी है, या एक काम करो P के बाद Z भी लगा लो, फिर E की वैल्यू पुट कर दो, e⁻⁻ ऐसा भी बुक के ऊपर दिया हुआ है। और Z को टेक्स्ट बुक के ऊपर ZAB से लिखा हुआ है, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी को ZAB से रिप्रेजेंट किया तो ऐसा दिया हुआ है, ऐसा फार्मूला बना के दिया है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लास्ट में, ठीक है। तो आप देखो इसकी आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ये लिखा है P इंटू ZAB, है ना, ये लिखा ना P इंटू ZAB e⁻⁻ ऐसा भी आप लिख सकते हो, कुछ भी नहीं किया, ये फ्रैक्शन को ऐसे इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो आप इतना भी कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा बताना था। तो आप देखो कोलिजन थ्योरी से पूरा हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कोलिजन थ्योरी से कि रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट जो हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उसमें जो इफेक्टिव कोलिजन है उस पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, जिसमें इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होते हैं जिनके पास, मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल कोलाइड करें जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। और रेट किस पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये इस पे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आप इसको एक बार लिखोगे, रिवाइज करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी फिर आप पूछोगे। तो यहाँ तक थी हमारी कोलिजन, क्या थी, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल करके आपको समझाया है, ठीक है।
तो जब तक मैं बोर्ड पे लिखूँ ना चीज़ तो मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, इसलिए मैं बहुत चीज़ें लिखता हूँ, तो आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक वो वाले जेके बोस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, इसको हम अभी साफ कर लेते हैं, तो आपने लिखना है तो अभी लिख सकते हो, ठीक। अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत आसान है, और साथ में देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ पाओगे। इसको साफ करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखो मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल से समझाने की ट्राई करता हूँ। पहले देखो, सपोज हमारे पास एक पेज है, ये क्या है, एक पेज, ठीक, कॉपी का पेज है एक, ठीक है। तो आप देखो, क्या इस पेज में केमिकल रिएक्शन हो सकती है, बताओ, हो सकती है? हो सकती है। कैसे हो सकती है? आप बोलोगे अगर आप इस पेज को जला दो तो ये रॉक बन जाएगा, मतलब ऐश बन जाएगा। तो होगी केमिकल रिएक्शन, जलाना तो केमिकल रिएक्शन ही होती है, ठीक है। जलाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। तो आप देखो, आपसे मैं बोलूं क्या ये पेज खुद जल जाएगा, अपने आप ही जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी खुद है ही नहीं कि ये खुद केमिकल रिएक्शन कर पाए। देखो, जलने को मैं बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शन, क्या ये खुद केमिकल रिएक्शन करेगा? पेज अपने आप जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक। सपोज देखो, जैसे मैं बोलूँ आपको कि क्या अगर मैं ऐसे करके ऐसे करूँ तो क्या मैं इस छत से बाहर निकल जाऊँगा, है ना? अगर मैं ऐसे करूँ तो छत से बाहर निकल जाऊँगा? नहीं निकल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या मैं अगर ऐसे मारूं तो क्या ये बोर्ड टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं क्या करूं, इसको मारूं और ये टूट जाए, ठीक। अब देखो, अगर कोई आदमी या कोई बंदा मेरे हाथ में इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, मतलब कोई शक्ति प्रोवाइड कर दे, है ना, कोई ऐसा कुछ कर दे कि मेरे हाथ में इतनी शक्ति आ जाए, है ना, तो अब देखो इतनी शक्ति आ गई कि अब मैं अगर इसको मारूंगा तो ये बोर्ड टूट जाएगा, ठीक। अब देखो, पहले मेरे हाथ के पास सपोज इतनी शक्ति थी, इतनी, यहाँ नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो इससे मैं अगर मारता हूँ तो बोर्ड नहीं टूटेगा। अब इतनी शक्ति और किसी चीज़ ने मेरे हाथ में ऐड कर दी, अब मेरा हाथ जो है उसकी शक्ति इतनी हो गई, मतलब यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गई। अब अगर मैं मारूंगा तो बोर्ड टूट जाएगा। अब देखो, यहाँ से ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे हाथ में जो आई, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जिसकी वजह से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो मेरा हाथ है वो इस बोर्ड को तोड़ देगा। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन का मतलब है किसी चीज़ ने आके मेरे हाथ को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट कर दिया मतलब अब उसमें इतनी ताकत है कि वो इसको ब्रेक कर सकता है। देखो, केमिकल रिएक्शंस में भी यही चीज़ होती है, ठीक। देखो, जैसे ये पेज है ना, इसके पास पहले इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये जल के क्या बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए सपोज, है ना, या इसको वुड मान लो या कोल मान लो। इसके पास पहले इतनी एनर्जी नहीं थी। हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड की, हीट की तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली ना, हीट करी तो कुछ ना कुछ एनर्जी मिली। अब जब इसको हीट करने से एनर्जी मिली, अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी है कि ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने इस पेज को दी ताकि ये किस में चेंज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। देखो, मैंने इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। पहले ये बेचारा चुप करके पड़ा था नीचे, मैंने क्या कर दिया, इसको एनर्जी दे के एक्टिवेट कर दिया, ठीक। उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आप अगर डेफिनेशन पढ़ोगे, देखो ऐसा ही कुछ लिखा है। अभी हम डायग्राम से समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे, आप टेंशन मत लो। देखो, यहाँ लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी मे बी डिफाइंड एज, क्या लिखा है, देखो, एक्टिवेशन एनर्जी may be defined as the minimum amount of extra energy, ठीक, may be defined as the, यहां से पढ़ो, the minimum amount of extra energy required by a reacting molecule to get converted into product। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो कम से कम एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो किसी रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड होती है। रिएक्टेंट को रिएक्टिंग मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड होती है, मतलब उसको ज़रूरत होती है ताकि वो किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। वही लिखा है टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आप देखो, रिएक्टेंट अपने आप तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते ना, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है,
ठीक है, या तो दोनों को मिलाना पड़ता है, या किसी को आग लगानी पड़ती है, या हीट करना पड़ता है। जैसे मैं बोलूँ कोयला है, कोयला अगर यहाँ पड़ा रहेगा अपने आप तो नहीं ना जल जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ वही लिखा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, मतलब किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को जो कम से कम एनर्जी ज़रूरत होती है ताकि क्या हो जाए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, दूसरी डेफिनेशन ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ लिखा है और देखो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। ठीक, क्या लिखा है दूसरी डेफिनेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to activate or energize molecules or atoms so that they can undergo a chemical reaction। आगे इसकी लिख लो, is called activation energy, is called activation energy। ठीक, देखो लिखा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कम से कम वो एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेट, मतलब जो ज़रूरत होती है क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए या फिर एनर्जाइज करने के लिए। क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। देखो एक्टिवेट क्या होता है, किसी को चला देना, मतलब है ना, वही होता है एक्टिवेट। जैसे मैं बोलूँ गाड़ी एक्टिवेट कर दी, मतलब स्टार्ट कर दी, वही होगी, है ना। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेट और एनर्जाइज मॉलिक्यूल्स, मतलब कम से कम उतनी एनर्जी जो हम देते हैं किसी मॉलिक्यूल को एनर्जाइज करने के लिए या फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए, सो दैट दे कैन, देखो मॉलिक्यूल या फिर एटम भी लिखा है। देखो ये रिएक्टेंट की बात हो रही है, रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा है कि किसी मॉलिक्यूल या फिर एटम को जो कम से कम एनर्जी हम देते हैं जो उसको एक्टिवेट कर दे या एनर्जाइज कर दे, ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, दे कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, ताकि वो केमिकल रिएक्शन कर पाए। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आई समझ आपको क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, कि कम से कम वो एनर्जी जो हम किसी चीज़ को देते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब एक्टिवेट कर देंगे तो वो क्या करेगा, लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ एक पहलवान खड़ा है, यहाँ एक पहलवान खड़ा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये बेचारा मोटा है, मतलब पावरफुल है, इसने इसको गिरा दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको गुस्सा दिलाऊंगा, मैं इसको क्या करूँगा, गुस्सा दिलाऊंगा, मैं बोलूँगा, मतलब उसको गालियाँ दूंगा, गुस्सा दिलाऊंगा, तो वो क्या करेगा, उसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा। जैसे उसको गुस्सा आएगा फिर उठ के इसको मारेगा, वही चीज़ है। अब मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक, इसको मैंने गालियाँ दी, एनर्जी दी, तो अब ये उठेगा, अब इसको मारेगा, इसको दीवार से बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब देखो यही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये लाइन जो लिखी है, इट इज़ डिनोटेड बाई ई ए, ई लिख के आगे सबस्क्रिप्ट जो होता है ना, सबस्क्रिप्ट ई ए, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एनर्जी है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, यहाँ लिखा है यूनिट्स आर जूल्स, जूल होगा, किलो जूल पर मोल हो सकता है, किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है। जो एनर्जी के यूनिट होते हैं वही इसके यूनिट होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है तो एनर्जी, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप देखो हम इसको डायग्राम से, ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से कैसे समझेंगे, देखो आपने सुना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, सुना है, 12th में सुना होना चाहिए ये वाला, ठीक। आप देखो, आपको मैंने आज बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दी हैं, पहलवानों की, गुंडों की, ठीक है। तो अगर आपको कोई, देखो वीडियो अगर सही लग रही है तो समझ में आया तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक या फिर कमेंट करके तारीफ़ कर दो, अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर बुराई करोगे, ठीक है। आप देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं, उसको समझते हैं। आप ऐसे ग्राफ से दिखा सकते हो, मैं यहाँ एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे ही बनता है ना। इस तरफ मैं लिख रहा हूं प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, इस तरफ रिएक्शन की प्रोसेस है, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक। और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको,
एनर्जी को, ठीक, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। ये नीचे प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब आप देखो, मैं बोल रहा हूं ये जो एग्जांपल है ये किसकी है, मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। ये ग्राफ किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, लास्ट टाइम हीट जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो हीट बाहर निकलती है ना। तो जब हीट बाहर निकलती है तो हम बोलते हैं ना कि रिएक्शन की एनर्जी कम हो गई। हीट बाहर निकलने का मतलब क्या है, हीट निकल गई तो हीट कम हो गई, एनर्जी कम हो गई। तो इसके लिए जो होता है डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी माइनस होती है। डेल्टा एच इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये आपको पता है ना। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है इंथैल्पी, इसको बोलते हैं हीट कंटेंट, है ना। सिस्टम का हीट कंटेंट, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा आपने। तो ये क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्या होती है, माइनस होती है। तो आप देखो ये हम ग्राफ बनाएंगे किसके लिए, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कैसे बनेगा ये ग्राफ, ठीक। अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे डेल्टा एच इसमें नेगेटिव है। उसका यूज ही नहीं है, इसका डेल्टा एच का इतना यूज नहीं है। आप देखो सपोज पहले यहां मैंने रिएक्टेंट रखा है, यहां एनर्जी, देखो ये जो लाइन है ना, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको पता है जो रिएक्टेंट होगा उसके पास पहले तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। पहले देखो ना, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जिसके पास एनर्जी ना हो। सपोज अगर मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एनर्जी है, यहाँ मार्कर रखा है, मार्कर के पास एनर्जी है ना। हर चीज़ में कुछ ना कुछ एनर्जी पहले होती है। तो यहाँ मैं रख रहा हूँ कि यहाँ जो है मैंने क्या रखा है, रिएक्टेंट की एक लाइन लगा रहा हूँ कि ये एनर्जी जो है रिएक्टेंट के पास पहले थी, ठीक। ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले थी, और ये जो है रिएक्शन हो रही है जब, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसे जा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसको एनर्जी डायग्राम भी बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक। अब देखो ये पहले रिएक्टेंट था यहाँ, ठीक है। इसकी एनर्जी पहले इतनी ही थी। तो आप देखो जब रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी है तो वो तो उधर ही पड़ा रहेगा, रिएक्शन तो करेगा नहीं, इसलिए यहाँ ये सीधी लाइन लगाइए। अब देखो रिएक्शन कब होगी, जब हम इस रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इसको एक्टिवेट करेंगे, तब क्या होगी, रिएक्शन होगी, है ना। अभी मैंने आपको बताया था। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब आप देखो अगर मैं क्या करूं, इसकी एनर्जी बढ़ाऊं, देखो मुझे थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसा मैं ग्राफ एक यहाँ अटैच कर दूंगा डिजिटल वाला, ठीक है। आप देखो अगर मैं क्या करूं, यहाँ मैं एक पहले लाइन लगा देता हूँ, ये टॉप एनर्जी की एक लाइन है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर ग्राफ ना जाए, ठीक। देखो अगर मैं क्या करूं, इस रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाऊं तो क्या होगा, इस रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाऊं तो ग्राफ कैसा चलेगा, देखो ऐसा चलेगा। देखो जब एनर्जी बढ़ेगी रिएक्टेंट की तो ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी बढ़ा रहा हूँ। तो आप देखो अब क्या होगा, थोड़ा सा सही करते हैं, और एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देखो ऐसा ग्राफ जो है, इसको समझ लो आप। देखो यहां हमारे पास रिएक्टेंट था, उसकी एनर्जी पहले ये थी, ये वाली। अब हमने क्या किया, रिएक्शन की एनर्जी बढ़ाई। रिएक्शन की क्या की हमने, रिएक्शन की नहीं मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी हमने बढ़ाई। तो जो बड़ी उस लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, बढ़ रही है। अब देखो एक टॉप पॉइंट आएगा जिस जगह ये रिएक्टेंट जाके एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। देखो ना वो एनर्जी जिस जगह, मैंने आपको भी बताया था ना कि वो एनर्जी जो एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत होती है। तो जब आप रिएक्शन की एनर्जी बढ़ाओगे तो एक पॉइंट आएगा जब वो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। देखो इस रिएक्टेंट की एनर्जी जब कहाँ पहुँच गई, यहाँ, ठीक है। रिएक्टेंट था, उसकी एनर्जी जब यहाँ पहुँच गई, तो अब आप बोलोगे इस जगह एनर्जी पहुँच गई टॉप पोजिशन पर, तो यहाँ जाके ये रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब एक्टिवेट होगा तो उस टाइम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट बनाएगा। आपको पता है जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जब एनर्जी, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, फिर आपको समझ आएगा। देखो यहाँ आप लिखोगे, इस यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक्टिवेट हो गया, ये इसको बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स,
यहाँ लिख दो, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसमें लिख दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ जब हमने क्या किया, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाई, तो बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट पे जाके ये एक्टिवेट हो गया, इसको बोलते हैं यहाँ क्या हो गया, बोलते हैं क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब एक्टिवेट हो गया। अब जब रिएक्टेंट एक्टिवेट हो गया तो अब देखो अब और तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी ना, अब क्या करेगा, जब एक्टिवेट हो जाता है तो सपोज मैं हाथ में एनर्जी भर रहा हूँ, तो जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऐसे मारेगा, तो जैसे मारेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, है ना, जैसे मारेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि देखो ना यहाँ मारते रहो तो एनर्जी कम होती जाएगी। आपको पता है जब रिएक्टेंट यहाँ एक्टिवेट हो गया तो उस टाइम जैसा प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी फिर डाउन हो जाएगी। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इसीलिए बनते हैं ताकि एनर्जी लो हो सके, क्योंकि आपको पता है दुनिया में सारी चीज़ें लो एनर्जी में रहना, लो एनर्जी जो होती है स्टेबिलिटी होती है, लो एनर्जी में रहना पसंद करती हैं। लो एनर्जी का मतलब है स्टेबल। देखो अगर ये रिएक्टेंट यहाँ गया, यहाँ एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब अब इसकी एनर्जी लो हो जाएगी, तो तभी ये लाइन जो है इस डाउन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, डाउन का मतलब क्या है कि अब यहाँ से रिएक्टेंट से क्या हो गया, एनर्जी डाउन होकर प्रोडक्ट बन गया। अब देखो जहाँ आके ये रुका वहाँ बन गया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी को आप यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये किसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी को। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, जब प्रोडक्ट बन गया उसकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक, देखो ना ये पॉइंट है ना जो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ कि रिएक्टेंट की मैंने क्या की, एनर्जी बढ़ाई तो आस्ता आस्ता ग्राफ ऊपर गया। एक बार टाइम आया जब एक्टिवेट हो गया मतलब अब एनर्जाइज हो गया, प्रोडक्ट बना सकता है। अब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो सीधा एकदम एनर्जी लो हो जाएगी प्रोडक्ट में, है ना। अब आप देखो इसकी एनर्जी आनी चाहिए थी, प्रोडक्ट की भी यहाँ ही आनी चाहिए थी इस जगह, तो उस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती, सेम होती। लेकिन एनर्जी कहाँ चली गई, इससे नीचे, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी से नीचे चली गई, तो नीचे चली गई मतलब एनर्जी लो हो गई, तो एनर्जी लो हो गई मतलब एनर्जी बाहर निकल गई। हम बोलते हैं कि ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं ये डेल्टा एच है। ये इससे नीचे चला गया तो इसका मतलब ये डेल्टा एच है। डेल्टा एच यहाँ क्या होता है, माइनस है, यहाँ डेल्टा एच क्या है, माइनस, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी यहाँ तक आनी चाहिए थी इसकी, मतलब बराबर, लेकिन ये एनर्जी लो हो गई, इसका मतलब हीट निकल गई रिएक्शन से। तो ये इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा एच है ना। ये डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी माइनस हो गई, मतलब यहाँ से नीचे आएगी तो माइनस हो गई, इतना आपको याद रखना है। अब देखो इस ग्राफ के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो गई। देखो आप देखो इस रिएक्टेंट को कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी मैंने, इस रिएक्टेंट के पास पहले इतनी एनर्जी थी, मैंने इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दी, इतनी, यहाँ से यहाँ, तो कितनी एनर्जी दी, यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी दी ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ से एक्सप्लेनेशन है। ठीक, यही है ना। यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो, रिएक्टेंट के पास पहले इतनी एनर्जी थी, अब इतनी हो गई, तो अब एक्टिवेट हो गया जाके, तो यहाँ से यहाँ जो एनर्जी है इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक, आई समझ आपको, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आप देखो यहां बन गया, यहां क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो लाइन है इसको एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी बैरियर तक जब इस रिएक्टेंट की एनर्जी पहुंच जाएगी तो तब जाके क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब तब क्या होगा कि ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पहले रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, अब मैंने इसकी एनर्जी बढ़ाई यहाँ तक पहुँचा दी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी मैंने बढ़ाई जो, ठीक है, यहाँ से दिखाओ चाहे यहाँ से दिखाओ, एनर्जी की तो एक्सिस यही है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक, आई समझ आपको। आप देखो इस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट के पास टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी इसके पास इतनी है। देखो मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। टोटल एनर्जी आप बोलोगे यहाँ से लेके पूरी एनर्जी कितनी है, टोटल इतनी है रिएक्टेंट के पास। देखो ना, स्टार्टिंग में एनर्जी तो जीरो इधर है ना, एनर्जी का 0 पॉइंट इधर है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर टॉप तक, या यहाँ से यहाँ भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। ऊपर वाली साइड जो भी हम चीज़ें दिखाते हैं वो इस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी जो है वो इसके पास है, क्या एनर्जी है, इधर से इधर एनर्जी है। आप देखो यहाँ से यहाँ जो एनर्जी है, क्या उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं, ET बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है कि उस एनर्जी पे जब
रिएक्टेंट टकराता है तो रिएक्शन होती है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक वो एनर्जी है इस टाइम, इस एनर्जी पे अगर रिएक्टेंट अब टकराएगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो आप यहाँ से यहाँ जो ओवरऑल टोटल एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो, ठीक। और एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप क्या काम कर सकते हो, आपसे अगर बोल दें कि यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालो तो क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरी एनर्जी कितनी है, इधर से लेके इधर तक पूरी एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये इसमें से अगर आप इतनी एनर्जी को निकाल दोगे, इतनी को, देखो इस पूरे में से अगर आप इतने को निकाल दोगे तो क्या आएगी, ये बच जाएगी ना। इस पूरे में से इतने को निकाल दो, इतने पार्ट को काट दो तो कितना बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा। और यहाँ से यहाँ तक कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स। मतलब रिएक्टेंट के पास पहले जो एनर्जी थी, ठीक है, इतनी एनर्जी कौन सी है, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास पहले थी। तो आप बोल सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, उसमें से इतनी एनर्जी को निकाल दो। तो वही लिखा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इतनी एनर्जी को निकाल दिया। इतनी एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो रिएक्टेंट के पास पहले थी। तो क्या बच जाएगा, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफ से समझते हैं, ठीक। तो आप बोलोगे यहाँ पहले रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ठीक। और ये मैंने डॉन क्यों किया, कर्व डेल्टा एच नेगेटिव क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। तो उसमें एनर्जी जो रिएक्टेंट की होती है उससे प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, तो हीट रिलीज हो जाती है, इसलिए ग्राफ यहाँ से नीचे आया। नीचे आने का मतलब है एनर्जी लो हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हीट निकली तो डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक। तो आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन इसके लिए काफ़ी है। आप देखो इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, इसको मैं साफ करता हूँ, फिर एक दो पॉइंट्स में और समझते हैं। लिखो व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, आपको समझ में आएगा फिर। व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, देयर बॉन्ड्स आर लूजेंड एंड न्यू बॉन्ड्स, यहां लिखो देयर बॉन्ड्स आर लूजेंड, LOOSC, and new loose bonds are formed। एक पॉइंट ये ऐड करो, ठीक। द इंटरमीडिएट thus formed is called an activated complex। The intermediate thus formed is called activated complex, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और एक पॉइंट आप और ऐड कर लो, ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड इमीडिएटली डिसोसिएट्स टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट्स। ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड immediately dissociates to form products, ठीक। देखो अभी जो हमने ग्राफ बनाया था ना, ऐसा, ठीक, ये टॉप एनर्जी थी, ठीक। आपको बताया था ये पहले रिएक्टेंट की एनर्जी थी, और यहाँ जाके रिएक्टेंट एक्टिवेट हो गया था। यहाँ हम बोलते हैं कि बन गया था क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया था,
ठीक, और यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया था ना, है ना। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को यहाँ हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं इसको, ठीक, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ये एक्चुअल में एक हाई एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट है, और हाई एनर्जी में जो चीज़ होती है वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। ये हाई एनर्जी स्टेट है ना, तो रिएक्टेंट जब इतनी हाई एनर्जी में चला जाएगा तो वो फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि हाई एनर्जी जो होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है। हमने हाई एनर्जी इसलिए दी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। अब वो वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता है, तो वो यहाँ से सीधा नीचे आएगा, प्रोडक्ट बना लेगा। इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट आपसे कोई पूछ ले क्या होती है, आप बोलोगे ये एक हाई एनर्जी स्टेट होती है और अनस्टेबल स्टेट होती है। आपको पता है हाई एनर्जी का मतलब अनस्टेबल ही होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप देखो ये जो पॉइंट्स हैं, इस बेस पे हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे होता है। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, हमारे पास है रिएक्टेंट्स है हमारे पास ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, और क्या हुआ, ए आप एक काम करो, इन रिएक्टेंट्स को आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ए इधर है ना, बी इसके नीचे लिख लो, प्लस सपोज ये बी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी ये रिएक्टेंट्स हैं ऐसे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ लिखा है व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब हम क्या करते हैं जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जब हम एनर्जी देते हैं, तो आपको पता है जब एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, एक टाइम आएगा उनकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे उसको, वो एनर्जी बढ़ेगी। तो जब हम एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे उसको तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। वही यहाँ थ्योरी में लिखा है कि व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, देयर बॉन्ड्स आर लूजेंड एंड न्यू लूज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। देखो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं ये, ठीक, इनको जब आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा। सपोज ये दोनों रिएक्टेंट थे, इनकी अपनी बॉन्ड जब आप इनको एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड सारी लूज हो जाएंगी, मतलब ए के बीच में जो बॉन्ड है वो लूज हो जाएगी, बी के बीच में भी जो बॉन्ड है वो लूज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने तो रिएक्शन करानी है, एनर्जी दी ना इसको। तो आपको पता है कोलिजन थ्योरी भी यही बोल रही थी कि जब रिएक्शन होती है तो बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपने क्या किया, उनको एनर्जी दी, उन्होंने थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब की, है ना, तो क्या होगा, पुरानी बॉन्ड्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, और नई लूज बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगी। नई लूज बॉन्ड का मतलब है कि पहले सिर्फ ए और बी के बीच में बॉन्ड थी, अब यहाँ से ए बी के बीच में लूज बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ऐसा होगा, ऐसा कब होगा, जब आप रिएक्टेंट्स को क्या करोगे, एनर्जी दोगे। तो जैसा आप एनर्जी दोगे तो आपको पता है, इसको उस ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखो जब आपने क्या किया, एनर्जी दी तो इनकी एनर्जी बढ़ी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो पुरानी बॉन्ड्स टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, नई बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो देखो ना, रिएक्टेंट को आपने एनर्जी दी यहाँ से, इस जगह पे, इस पोजीशन पे पुरानी बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गई और नई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गई यहाँ। अब वो चीज़ जो यहाँ बनी ना, है ना, ये क्या हो गया, यहाँ आप बोलोगे, अब इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड। देखो इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, क्योंकि देखो ना अब यहाँ बहुत सारी बॉन्ड्स बन गई ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला है। इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट ये भी बोलते हैं इसको। देखो क्या पॉइंट लिखा है कि व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी बॉन्ड्स लूज होना स्टार्ट हो जाती हैं और नई लूज बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे होता है, कब होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब यहाँ से हमने एनर्जी दी, ऊपर आके यहाँ तक पहुँचा, तो उस टाइम ऐसा होता है, ठीक। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कैसा होता है कि पुरानी बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, नई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। यहाँ से हमें लग रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है और ये न्यू बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो रही है, न्यू बॉन्ड्स को ये ग्रीन दिखा रहा है, न्यू बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रही है। तो ये एक पूरा प्रोसेस कुछ टाइम के लिए चलता है। तो आप देखो इस ग्राफ में ये कहाँ होगा, ये इस जगह होगा, देखो ना, जब रिएक्टेंट जो है यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक रिएक्टेंट पहुँचेगा तो उस टाइम पुरानी बॉन्ड्स ब्रेक होगी, यहाँ न्यू बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक, या फिर इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, या फिर इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक।
इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो अब देखो, द इंटरमीडिएट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा ना, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सेंटर में ये चीज़ बनती है, ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, ये सेंटर में बनती है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब सेंटर ही होता है। देखो, द इंटरमीडिएट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। मतलब जब आपने एनर्जी दी तो यहाँ से ऊपर आई रिएक्शन, इस जगह पे इंटरमीडिएट बन गया, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, उस इंटरमीडिएट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, अब देखो, या फिर इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, ये जो बनी, ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है एंड इमीडिएटली डिसोसिएट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये एकदम डिसोसिएट हो जाती है और प्रोडक्ट बना देती है। और यहाँ से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखो ये बॉन्ड इसमें थी, तो ये आस्ता आस्ता कमज़ोर होती जाएंगी, तो एक टाइम आएगा बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगी, और एक टाइम आएगा ये पूरी पूरी बन जाएंगी। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ए बी यहाँ से, ए बी यहाँ से, तो 2AB यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, एक ए बी यहाँ से, एक ए बी यहाँ से, तो यहाँ से आप दिखाओगे ये चीज़ जो होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या क्या, इंटरमीडिएट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आई समझ आपको। आप देखो इसको आराम से ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट को हमने एनर्जी दी तो एक टाइम ऐसा आया कि उसकी पुरानी बॉन्ड्स, देखो ना, पुरानी बॉन्ड कब ब्रेक होंगी, जब उसके पास उतनी एनर्जी आ जाएगी, है ना, उतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो मतलब इफेक्टिव कोलिजन कर पाएगा। तो उतनी एनर्जी कब आती है, यहाँ जाके वो एनर्जी आ जाएगी, आपने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, है ना। तो यहाँ क्या होगा, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, मतलब पुरानी बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी, न्यू बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब इस जगह पे ये हाई एनर्जी स्टेट है, तो हाई एनर्जी स्टेट जो होती है अनस्टेबल होती है, वहाँ चीज़ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी लो हो जाती है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनती है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, एंड इमीडिएटली डिसोसिएट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, उसी टाइम डिसोसिएट होके ये प्रोडक्ट बना देती है। तो ये इंटरमीडिएट है, मतलब रिएक्टेंट ये, प्रोडक्ट ये चीज़ इनके बीच में बनती है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसकी बहुत डिटेल है, ठीक, ये आप हायर क्लासेस में जाके स्टडी करोगे, तो इतना आपके लिए काफ़ी है एक्टिवेशन एनर्जी में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अभी हम एक और देखते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। वो बहुत छोटा सा है, तो आप 1-2 मिनट में कर लोगे उसको। अब आप देखो हमारा लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का वो है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब हमें पता चल गया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो किसी रिएक्टेंट को हम देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। आपने सुना होगा कैटलिस्ट क्या होता है, कि कैटलिस्ट कोई ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देती है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है या बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता आपको तो मैंने पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, मतलब कैटलिस्ट कोई भी ऐसा एक सब्सटेंस होता है विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब जो किसी रिएक्शन का रेट बढ़ा दे, मतलब स्पीड बढ़ा दे। ठीक है, विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, मतलब उस कैटलिस्ट में कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आती, मतलब खुद वो कैटलिस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक, आई समझ। देखो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आग जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, पाइप से उसको ऐसे फूकते हैं ना, तो आग ज़्यादा हो जाती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो हमने फूका वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, तो वो उस रिएक्शन को तेज़ कर रहा है। ठीक है, तो वैसे हम समझ सकते हैं। ठीक, तो क्या बोलोगे, कैटलिस्ट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शंस के ऊपर यहाँ लिखा होता है, जैसे ये रिएक्शन है KClO3, यहाँ से बन रहा है KCl+3O2, है ना, तो यहाँ MnO2 एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है ना। इसका मतलब है ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब ये डालेंगे तो रिएक्शन जल्दी होगी, इसलिए बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। अब देखो ये पॉइंट मैंने लिखा है, व्हेन द एडिड सब्सटेंस रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ रिएक्शन में डाल रहे हैं जो रिएक्शन के रेट को कम कर दे, उसको कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनहिबिटर। तो वही यहाँ लिखा है कि जब एडिड सब्सटेंस रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जब क्या करता है कोई सब्सटेंस हम रिएक्शन में डालें तो वो रिएक्शन का रेट कम कर दे, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। इनहिबिटर का मतलब होता है कम करने वाला, और कैटलिस्ट का मतलब होता है रेट तेज करने वाला। ये आप याद रखना। और अब हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ता है। आप मुझे बताओ,
कैटालिस्ट रेट को क्या करता है, रिएक्शन के रेट को क्या करता है, ठीक है, रिएक्शन के रेट को कैटालिस्ट क्या करता है, आप बोलोगे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। तो आप देखो एक्टिवेशन एनर्जी और रेट का कोई रिलेशन हो सकता है, ये बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट का कोई रिलेशन हो सकता है? देखो अगर मैं बोलूं, अच्छा छोड़ो अभी समझ लो, फिर देखो यहाँ लिखा है इट इज़ बिलीव्ड दैट, आप इसके लिए टेक्स्ट बुक थोड़ी सी रीड कर सकते हो, वहाँ लिखा हुआ है कि ये एक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, उस थ्योरी का नाम है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इतनी डिटेल आपको नहीं चाहिए, ठीक है, इसके बाद एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, तो वहाँ आप टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा रीड कर सकते हो, ऐसी डायग्राम जैसी मैं बनाऊंगा वैसी वहाँ भी बनी हुई है। आप देखो यहाँ बोला जाता है इट इज़ बिलीव्ड दैट, मतलब ये माना जाता है कि कैटालिस्ट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, हेंस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन का रेट वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं, है ना, वो जो हमने ग्राफ बनाया था ना, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी, यहाँ एनर्जी लिखा था, यहाँ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन लिखा था, वही ये ग्राफ है, एनर्जी यहाँ प्रोसेस। आप देखो एक रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी ये, और एक रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी। आप मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? देखो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब हमें उसके रिएक्टेंट को एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अगर इसको हम इससे कंपेयर करें, इसमें हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और ग्राफ अगर आप बनाओ, उसमें सपोज एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, तो आप देखो इसमें और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी यहाँ से? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है उतनी रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक, क्योंकि देखो ना एक्टिवेशन एनर्जी होती है एक्स्ट्रा एनर्जी हम जो देते हैं रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो कम चाहिए होगी रिएक्टेंट को, तो रिएक्टेंट जल्दी दौड़ेगा ना आगे, है ना। देखो ना इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए वो यहाँ से थोड़ी सी चाहिए, है ना, इसमें ज़्यादा चाहिए, इसमें उससे ज़्यादा चाहिए। जहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी कम चाहिए वो रिएक्शन जल्दी होगी। तो आप बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी और रेट पे क्या फ़र्क है? जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी किसी चीज़ की, उतना रिएक्शन जल्दी होगी, ठीक। जैसे मैं बोलूँ यहाँ एक पहलवान है और यहाँ एक पहलवान था, इसने इसको मार दिया, ठीक। अब मैं बोलूँ ये बेचारा पड़ा हुआ है यहाँ, ये बेचारा खड़ा है हंस रहा है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, उसका मतलब इसको थोड़ी सी बात बोलूँ तो इसको गुस्सा आ जाएगा, ये उठ जाएगा, फिर मारना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा केस ऐसा है कि एक यहाँ पहलवान है, एक यहाँ है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उसको आसानी से गुस्सा नहीं आता, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा गुस्सा दिलाना पड़ेगा, तब जाके वो उठ के उसको मारेगा। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम उतनी रिएक्शन फास्ट। तो आप देखो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। यहाँ लिखा है कैटलिस्ट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो घटा देता है। आप देखो सपोज पहले हमारे पास रिएक्शन इधर थी, अब हमने कैटलिस्ट डाला तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के इतना कर दिया, तो क्या ये रिएक्शन फास्ट नहीं होगी? होगी ना फास्ट, है ना। तो वही लिखा है कैटलिस्ट डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ, मतलब एक और पाथ जनरेट कर देता है रिएक्शन में, हेंस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए क्या करता है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। और उस चीज़ को हमने डायग्राम में ऐसे शो किया, मैं डायग्राम बनाता हूँ आप देखना। वही डायग्राम में कौन सी, ये वाली, यहाँ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक, और यहाँ क्या है, एनर्जी, ठीक। आप देखो यहाँ आप सिर्फ ये चीज़ देख लो, यहाँ आप एक लाइन मारो, ठीक। आपको पता है रिएक्टेंट के पास पहले कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसको यहाँ मार लो, ये रिएक्टेंट की पहली एनर्जी है। तो पहले सपोज ये रिएक्शन ऐसे हुई, ठीक है ना, तो इसको आप मान लो एनर्जी, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वाली एनर्जी इतनी पहले थी रिएक्टेंट की एनर्जी, क्योंकि ये एक्सिस एनर्जी को दिखा रही है, अब इतनी हो गई, तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है। कैसे? जब हमने रिएक्टेंट नहीं डाला, रिएक्शन में जब रिएक्टेंट नहीं डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, ये ई एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट नहीं डाला, ठीक। कैटलिस्ट के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, इतनी। अब देखो आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, यहाँ लिखा है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, एक और पाथ जनरेट कर देता है। जब हम क्या करते हैं कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे कर देता है। इसको आप डॉटेड लाइन से दिखा दो,
अब देखो क्या हुआ, देखो जब हमने रिएक्टेंट डाला तो वो क्या करता है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, तो फिर रिएक्शन क्या होती, स्लो। जब रिएक्टेंट डाला उसने क्या किया, एक और रास्ता बना लिया, है ना, एक और रास्ता बना लिया और एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कर दिया, इतना। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, इतनी। देखो ना इतनी कैसे हो गई, इस लाइन को यहाँ ज्वाइन करोगे तो इतनी हो गई ना, पहले इतनी थी तो अब इतनी करनी पड़ी हमें, इतनी करनी पड़ेगी, है ना, तो इतनी होगी ना एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, इतनी। मतलब जैसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई। तो आप देखो एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप बोलोगे ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जब हमने क्या किया, डाल दिया, तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी घट गई तो मतलब देखो मैं आपको बोलूं, एक बार एक बंदा है, सपोज ये रिएक्टेंट है, इसको यहाँ से चढ़ना है, यहाँ से चढ़ना है, यहाँ चढ़ना है, उसके बाद नीचे पहुँचना है, ठीक। दूसरी बार यहाँ से जाना, सिर्फ यहाँ से नीचे आ जाना, तो किस बार ये जल्दी जाएगा, आप बोलोगे जब ये वाला रास्ता होगा तो तब ये रिएक्टेंट यहाँ जल्दी पहुँचेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ना। सपोज मैं रिएक्टेंट हूँ, तो मुझे एक बार ये पहाड़ चढ़ना है, इसको क्रॉस करना है, एक बार ये पहाड़ चढ़ना है, तो ये चढ़ना आसान है ना, तो ये मैं जल्दी चढ़ जाऊँगा। तो इसलिए ये पहाड़ किसने क्रिएट किया, ये वाला, ये एक अल्टरनेट पाथ है, मतलब एक अलग सा पाथ है, ये किसने क्रिएट किया, कैटलिस्ट ने। कैटलिस्ट ने क्या किया, वही लिखा ना कि ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ, एक अलग पाथ रिएक्शन में क्रिएट कर देता है कि जहां रिएक्टेंट को पहले ये वाली पहाड़ चढ़ना था, अब कौन सा पहाड़ चढ़ना है, ये वाला, तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो ऐसे जो होता है वो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे बढ़ाता है, अल्टरनेट पाथ क्रिएट करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है यहाँ, आप देख लेना कि यहाँ से यहाँ कौन सी है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी मैं लिख देता हूँ एक बार, इधर से लेके इधर तक जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ई ए विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट। और जब आपने क्या किया, कैटालिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन को इधर मिलाओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वह एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट ये वाली। और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम में, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी इसका मतलब फास्ट रिएक्शन। इसलिए क्या होता है, जब कैटालिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक। तो ये ग्राफ में सही वाला यहाँ लगा दूंगा, तो पीछे वाला भी लगा दूंगा, आप देखना, और बुक पे भी ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इतना ही था आज का हमारा टॉपिक। तो ये जो हमारा कैटलिस्ट होता है, इसके लिए एक दो पॉइंट आप ऐड कर लो, तो बस 2-3 पॉइंट टेक्स्ट बुक के मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। पहला पॉइंट आप ऐड करो कि छोटा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ catalyst can catalyze a large amount of reactant, can catalyze a large amount of reactants। मतलब थोड़ा सा अगर आप कैटलिस्ट भी लोगे तब भी बहुत सारे रिएक्टेंट को वो कैटालाइज कर लेगा, मतलब फास्ट कर लेगा रिएक्शन को, ठीक। उसके बाद एक कैटलिस्ट डज नॉट एल्टर गिब्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन की जो गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी, उसको कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करता, ठीक। और एक पॉइंट और यहां ऐड कर लो इसी के नीचे कि अ कैटलिस्ट क्या करता है, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, it helps in attaining the equilibrium
फास्टर। देखो कैटलिस्ट रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं करता है, ठीक, ना तो वो डेल्टा जी चेंज करता है, मतलब ना तो रिएक्शन की गिब्स एनर्जी चेंज करता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करता है, कुछ चेंज नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। तो ये लिखा है कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब अगर आपने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट नहीं चेंज करता, सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आता है, ठीक, आई समझ। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो इस चैप्टर का सिर्फ एक ही लेक्चर और आएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ठीक है, आप लिख लो एक बार, ठीक। क्विक रिवीजन अगर कराऊं तो पहले हमने क्या पढ़ा, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, कोलिजन मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, उसमें कोलाइड करते हैं तो सारे कोलिजन जो होते हैं उससे रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ उन कोलिजन से रिएक्शन होती है जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, जिनमें क्या होती है, जिनमें एक थ्रेशोल्ड एनर्जी हो और जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। वहाँ से हमने रिजल्ट निकाला। उसके बाद हमने देखा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसका ग्राफ देखा। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं किसी रिएक्टेंट को ताकि वो रिएक्शन कर ले, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, और एक्टिवेशन और एनर्जी और रेट में क्या रिलेशन है। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की कम होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब उतना रेट ज़्यादा होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन कैसे बढ़ाता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। तो अगर रिएक्शन को ऊंची पहाड़ी चढ़नी पड़ी थी पहले, अब थोड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। इसलिए कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। ये हमने आज का पूरा पढ़ा, ओवरऑल कंक्लूजन, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।